देखिए, जेपी नड्डा जी ने बुलाया है आज फिर से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। हमने बोला है कि आपके ऑफिस या घर तो हम लोग नहीं आ रहे हैं। 4 घंटे हमें रुकवा के रखा, हमारा समय भी बड़ा कीमती है। तो उनको बोला गया है हमारी तरफ से कि आप जंतर मंतर आइए, लोगों के बीच आइए एंड यहाँ पे आके आप बात रख सकते हैं। अगर मंशा है आपकी कि आप एक्सेप्ट करेंगे हमारे डिमांड्स, तभी आप हमें बुलाइए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कॉकरोचेस की हिम्मत बढ़ती चली जा रही है। अब कॉकरोच कह रहे हैं कि देखिए हमको सेकंड राउंड के लिए इनविटेशन मिला है डिस्कशन के लिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे वहां पे। अब जेपी नड्डा को यहाँ आना पड़ेगा जंतर मंतर पर। भाई दिल्ली पुलिस वालों, मैं कब से कह रहा हूँ, 10-15 दिन से कह रहा था कि इनको यहाँ से रवाना करो, और अभी भी समय है, इनको यहाँ से रवाना करो। लाठी वाठी चलाना थोड़ी सी, तो लाठी चार्ज में कोई खास बात नहीं है। लाठी चार्ज इज इंटायरली एक्सक्यूजेबल। आज सुप्रीम कोर्ट में गए थे भाई लोग, और लाठी चार्ज हो गया, लाठी चार्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बात मर्दूदो, हमारे पास यही काम है तुम्हारे वीडियो देखने का। गेट लॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनको धुतकार के भगा दिया। भाई मैसेज बिल्कुल क्लियर है। लाठी चार्ज, वाटर कैनन, ये सारी चीजें जो है टोटली एक्सेप्टेबल मेथड्स ऑफ क्राउड डिस्पर्सन। ये वहां आज भी बिना परमिशन के बैठे हैं, इनको उठाइए और रवाना कीजिए। नहीं हो तो 2-4 को जेल में डाल दीजिए, किसी को यरवदा जेल में डाल दीजिए, किसी को पटना जेल में डाल दीजिए, जम्मू भेज दीजिए। जोधपुर सेंट्रल जेल बहुत अच्छी है, कुछ दिन ये लोग वहां रहे। ये कॉकरोचेस जो है इनको पता तो चले कि भाई नेहरू जी ने और गांधी जी ने बहुत आंदोलन किए थे, तो आंदोलन के बाद उनको जेल भी भुगतनी पड़ी थी। सावरकर का तो खैर ये लोग कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते, कोई सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनके आदर्श भी इतने बड़े नहीं हैं। इनका आदर्श सिर्फ और सिर्फ सत्ता को लपकना है। लेकिन जो ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, ये दिख रहा है, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। आप कहेंगे कि साहब कि ये इसने ऐसा काम क्यों किया केजरीवाल ने। राहुल गांधी तो गायब ही हो गए थे, तो वो तो अब वापस रिकैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जो भी चल रहा है संसद में, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ अधिकतर लोग नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं या कांग्रेस कह रही है कि पहले रिजाइन कराइए धर्मेंद्र प्रधान को, तब हम बात करेंगे। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल खुले में उल्टा बोल रही है, वो कि नहीं नहीं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बिना किसी शर्त के हम चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी है भाई, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस के मुकाबले। तो ये इनका अलग-अलग का सबका अपना खेल है। सब जो है वो उनको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके जिसके कारण हम लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति इसको अपने अकेले ही कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। मैं तो कहूँगा भाई अखिलेश जी, आपको ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण लगता है, तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही जाएँगे आप, तो वहाँ लोग यही कहेंगे कि भई ये जो पूरा का पूरा जो नकल तंत्र है और ये लीक तंत्र है, इसकी जनक तो आपकी ही पार्टी है। इसका उदाहरण ही मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार सत्ता में आए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि भाई नकल तो बहुत ज़रूरी है। पहले 45% आया करता था हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट, और उत्तर प्रदेश बोर्ड जो था, वो जितने भी बोर्ड थे पूरे भारत में, उसमें से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। मैं भी उसी बोर्ड का प्रोडक्ट हूँ। मैंने 75 में हाई स्कूल और 77 में इंटरमीडिएट किया था वहाँ से। वहाँ उस समय इंटरमीडिएट होता था, यानी 10+2 को इंटरमीडिएट बोलते थे। बाकी अधिकतर भारत में हायर सेकेंडरी हुआ करता था 11वाँ। और फर्स्ट डिविज़नर जो उस समय का जो फर्स्ट डिविज़नर होता था यूपी बोर्ड का, वो आज के 95% वाले से बेटर होता था, जो सीबीएसई में जो 95% लेके आते हैं। तो अखिलेश जी को वहाँ जाना चाहिए। राहुल गांधी का जहाँ तक प्रश्न है, हाँ, तो राहुल गांधी को जो कुछ भी करना है वो करें, उनके साथ में कोई है नहीं, लेकिन उनको इश्यू कैप्चर करना है। तो ये अलग-अलग लोगों के अलग-अलग उद्देश्य हैं। लेकिन इनके मूल में जो 4 बातें हैं वो ऐसी हैं जो सबको बराबर कचोट रही हैं, बराबर कचोट रही हैं। अखिलेश जी को 1-2 चीज़ें इसमें से कचोट नहीं रही हैं, जैसे डिलिमिटेशन बिल। जो डिलिमिटेशन बिल है उससे हमारे
अखिलेश जी को किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ रहा। वो डिलिमिटेशन जो है, अगर जो मूल रूप में प्रस्तावित था उस रूप में हो तो वो अखिलेश जी को बल्कि ज़्यादा सूट करेगा। तो इसलिए अखिलेश जी ने उसके ऊपर एक एम्बिवैलेंस यानी दोहरी नीति अपना रखी है। हालाँकि अंत में वो कांग्रेस के साथ हैं तो शायद उसके साथ ही जाएँगे। कांग्रेस इससे बहुत ही अधिक व्यथित है। उनको लग रहा है कि डिलिमिटेशन हो गया तो सारा कुछ जो उन्होंने 2008 में डिलिमिटेशन करके 61 सीटों का एक प्लस अर्जित किया था। 2 बार डिलिमिटेशन हुए हैं पिछले 30-40 सालों में। 84 में हुआ तो भी उनको 61 सीट का फ़ायदा मिला और आपके 2008 में हुआ तो भी उनको 61 सीट का फ़ायदा मिला। तो वो जो फ़ायदे वाली सीटें हैं, जो उन्होंने मुसलमानों को ये संख्याओं को मिला-मिला के बनाई थी कि हर क्षेत्र में मुसलमान जो है वो आ जाए। ऐसा ना हो कि कोई प्योर हिंदू सीट रह जाए और फिर वहाँ पर उनको किसी भी प्रकार का फ़ायदा ना मिले। तो ये सब उन्होंने किया था। अब उनके सामने घोर संकट है, डिलिमिटेशन हो जाएगा तो फिर तो पता नहीं आगे क्या होगा। सारी सीटें जो है वो फिर अलग ही तरह से बन जाएँगी। कौन रोस्टर में या आपके रोटेशन में महिला सीट हो जाएगी तो पता नहीं रायबरेली महिला सीट हो जाएगी तो फिर राहुल गांधी क्या करेंगे। वायनाड पुरुष सीट हो जाएगी तो प्रियंका गांधी क्या करेंगी। खैर, पुरुष सीट पर महिला लड़ सकती। ये सब उनके साथ में फैक्टर्स हैं। यही फैक्टर्स केजरीवाल के साथ में है। वो भी डिलिमिटेशन नहीं चाहते। तो एक फैक्टर ये हो गया। एफसीआरए जो है इनको सबको बराबर इम्पैक्ट कर रहा है। ये 4 बड़े कारण हैं डिलिमिटेशन, एफसीआरए। एक है आपका वंदे मातरम बिल और एक है वन नेशन वन इलेक्शन। इन 4 कारणों पे इनका जो रोना-धोना है वो बिल्कुल एक जैसा है और इनको जो तकलीफ हो रही है वो भी एक जैसी है। अब आ जाइए, हमने एफसीआरए बिल की बात कर लीजिए। तो एफसीआरए बिल से तो भई सभी के जितने भी फॉरेन अकाउंट हैं वो इम्पैक्ट हो गए। पुराना अमेंडमेंट लाए थे जब अमित शाह, और उन्होंने सेंट्रलाइज़ कर दिया था बैंक अकाउंट, उसके बाद ही अकाउंटिंग जो है वो बड़ी मुश्किल और पेचीदा हो गई थी। और अब ये और लाया जा रहा है कि भई आप कोई भी खर्चा करेंगे और उसमें सब में आपको स्पष्टतया दिखाना पड़ेगा कि आप इवेंजेलाइज़ेशन या प्रोसेलिटाइज़ेशन यानी धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये रूल्स में आ चुका है, रूल्स ऑलरेडी आ गए और अब अमेंडमेंट में ये आ जाएगा कि भई आपको यदि कैंसल हो गया और या रिन्यू नहीं हुआ, एक तो अव्वल तो हर 5 साल में रिन्यू कराना पड़ेगा। पहले होता था कि भई एक बार मिल गया तो सदैव के लिए मिल गया। अब हर 5 साल में रिन्यू कराना है। रिन्यू कराने के लिए आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो देखी जाएगी। रिन्यू कराने के लिए ये भी देखा जाएगा कि साहब आप अपने पैसे का जो उपयोग वही कर रहे हैं जो आपने अपने उद्देश्यों में दिया है कि नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जाएगा कि साहब आप अपने पैसे से कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं कि जो देश की एकता और अखंडता के को संकट आ रहा हो। तो रिन्यू नहीं हुआ या कैंसल हो गया। अब हमारे ये क्यों रो रहे हैं हमारे सोनम वांगचुक जी, क्योंकि इनका जो एनजीओ था उसका लाइसेंस 2025 में कैंसल हुआ है। जी, देश विरोधी गतिविधियों के कारण। कितने सारे एनजीओ जो है वो कांग्रेस के आशीर्वाद से चलते हैं। फिर चर्च, अब चर्च का तो बच्चा यहाँ पर केवल एक ही है, बल्कि 2 ही हैं। आम आदमी पार्टी भी चर्च का बच्चा है और कांग्रेस भी चर्च का बच्चा है और चर्च के दोनों बच्चे आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों एकमत हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू दोनों के लिए खड़ा हो गया है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो गया तो आज की डेट में तो लगातार इलेक्शन होते रहते हैं, तो लगातार उनको अपना स्टैंस या अपनी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको वैलिडेट करने का अवसर मिलता मिलता रहता है। जैसे कि भाई बंगाल के इलेक्शन हो गए, बुरी तरह से हार गए। तो बुरी तरह से हारने के बाद फिर अब अगला पंजाब का इलेक्शन होना है, तो पंजाब के इलेक्शन के लिए तो तैयारी करनी है ना। हमारे केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? ये दिल्ली का ये सीजेपी न आंदोलन ये सब है, इसमें एक मोटिवेशन पंजाब का इलेक्शन भी तो है ना। कि भाई पंजाब की तरफ से ध्यान हटा के जो कुछ भी करना है वो वहाँ करो आपके दिल्ली में, और दिल्ली में आप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा इनडायरेक्टली। क्योंकि पंजाब से जब लोगों का ध्यान हटा हुआ होगा तो हम पंजाब में जो कुछ भी चाहेंगे वो करते रहेंगे। कि सीजेपी प्रोटेस्ट के चक्कर में और दिल्ली में जो तमाशा हुआ उसके चक्कर में जो वहाँ पे एक लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसका समाचार नहीं आया। वहाँ पर जो फार्मासिस्ट की परीक्षा हुई और उसमें भयंकर नकल हुई और भयंकर लीकेजेस हुए, वो उसकी चर्चा नहीं हुई। तो उनका तो ये उद्देश्य है।
कांग्रेस का तो भाई अरे चर्च यदि कमजोर हो गया तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? आखिरकार कांग्रेस जो है तो सोनिया गांधी की पार्टी। सोनिया गांधी एक रोमन कैथोलिक चर्च की भक्तिन है। कुछ लोग उनको चर्च का भारत में एजेंट भी कहते हैं। लेकिन मैं ऐसी शब्दावली का प्रयोग उचित नहीं समझता। फिर भी इस बात में भी, एफसीआरए में भी, वन नेशन वन इलेक्शन में भी, डिलिमिटेशन में भी, तीनों में राहुल गांधी और केजरीवाल एक ही मत के हैं। इसीलिए झगड़ा दोनों में बराबर, क्योंकि दोनों एक ही मत के हैं कम से कम 3 विषयों पर। चौथे विषय पे भी, चौथा विषय क्या है? वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम बिल में उसका सेक्शन 3 जो है वो ओरिजिनल एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसके सेक्शन 3 को आप बदल देंगे और उसमें जनगण मन के साथ में वंदे मातरम को डाल देंगे तो भाईजान लोगों का क्या होगा? वो भाईजान लोगों की जो व्यथा कथा होगी उसको कौन रिफ्लेक्ट करेगा? होड़ लगी है, वो होड़ लगी हुई है, इसमें तो समाजवादी भी शामिल। तो ये जो 4 है ना, ये ट्रिगर है, इनको बोलते हैं ट्रिगर। और नीट तो केवल एक बहाना है। और राहुल गांधी इस समय अपनी जो उन्होंने जमीन खो दी थी 3 हफ्ते विदेश प्रवास करके, वो ज़्यादा एग्रेशन दिखा के उसको वापस लेना चाहते हैं। और केजरीवाल ने जो एडवांटेज गेन की है उसको वो खोना नहीं चाहते। तभी तो कल संजय सिंह और आतिशी और बाकी उनके सारे हैंडल्स जो थे वो ट्वीट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस और भाजपा में मिली-भगत हो गई है। कोई नहीं, ये चारों के चारों जो मैटर हैं वो तो निपट जाएँगे इस मानसून सेशन में। उसके बाद फिर इन लोगों को कोई नया मुद्दा ढूँढना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।